क्या कोई फोन इस फोन को यहाँ पे किल कर पाएगा 2024 में? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ iQOO Neo 9 Pro की। ये एक ऐसा स्मार्टफोन यहाँ पर निकल कर आया है जिसके अंदर आपको अंडर 40,000 में लगभग सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर हम बात करें स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर की, या फिर Android 14 आउट ऑफ द बॉक्स की, या फिर LTPO AMOLED स्क्रीन की, ये सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी बात की जाए तो क्या ये फोन यहाँ पे सबसे ज्यादा बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन हो जाता है? चलिए इसी के बारे में यहाँ पे पता लगाते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दे देना चाहता हूँ इसकी प्राइसिंग को लेके। इस फोन की जो प्राइसिंग है वो बिना किसी ऑफर डिस्काउंट के 35,999 से शुरू होती है 8GB रैम 128GB वाले मॉडल की। लेकिन उस मॉडल को आप यहाँ पे अभी परचेज नहीं कर सकते, वो आगे चल के यहाँ पे सेल के अंदर आएगा। प्लस उस मॉडल के अंदर जो 128GB स्टोरेज है वो UFS 3.1 है, क्योंकि जो UFS 4 स्टोरेज है वो यहाँ पे आपके 256GB वाले वर्जन से ही शुरू होती है। और जो 256GB में जो सबसे सही मॉडल है वो है 8GB रैम 256GB वाला, जिसकी कीमत बिना किसी ऑफर डिस्काउंट के 37,999 है। और डिस्काउंट वगैरह अगर ऑप्शंस अगर आप यहाँ पे इंक्लूड करेंगे तो आपको और कम कीमत में देखने को मिल सकता है। और जिसका टॉप एंड वर्जन है वहां पे आपको 12GB रैम 256GB स्टोरेज है। मेरे हिसाब से अगर 512GB दे देते तो काफी सही चीज रहती। फोन के अंदर आपको क्या ऐसा देखने को मिलता है जो उसको काफी ज्यादा अलग बनाता है? देखो, सबसे पहले तो बात करें अगर किसी की प्रायोरिटी अगर परफॉर्मेंस है तो यहाँ पे आपको iQOO Neo 9 Pro को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहली चीज इसके अंदर आपको सबसे तगड़ा प्रोसेसर मिल रहा है। हालांकि स्नैपड्रैगन की लाइनअप में सबसे तगड़ा प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 है, लेकिन अंडर 40,000 में जब बात करते हैं तो 8 Gen 2 काफी सही प्रोसेसर हो जाता है। और ये प्रोसेसर हमने लास्ट ईयर भी चेकआउट किया था। और देखा जाए तो UFS 4 स्टोरेज अगर आप 256GB वर्जन लेते हैं तो उसके साथ कंबाइन होकर आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पे निकाल सकता है। और जो रैम है वो भी LPDDR5X रैम देखने को मिलती है। इस फोन का डिस्प्ले भी मुझे काफी सॉलिड लगा, जिसके अंदर 1.5K का LTPO AMOLED डिस्प्ले, पैनल काफी अच्छा HDR10+ को सपोर्ट करता है। और इसी के साथ ही जो मैक्सिमम पीक ब्राइटनेस है वो है 3000 निट्स की। हालांकि पीक ब्राइटनेस का मतलब मैं पहले भी समझा चुका हूँ, फोन के डिस्प्ले के HDR के अंदर किसी छोटे से पार्ट की जो ब्राइटनेस होती है वो जो पीक तक जाती है उसी को यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है। इसके साथ ही 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, लेकिन 120 हर्ट्ज तक ही इसका जो पैनल है वो ही यहाँ पे जाएगा। 144 हर्ट्ज जो है वो MEMC टेक्नोलॉजी का यूज करके यहाँ पे जो फोन है वो अचीव कर पाएगा कुछ सिलेक्टेड गेम्स के अंदर। इसके साथ ही यहाँ पे कुछ और चीजों के बारे में आप लोग का जानना जरूरी है। सबसे पहले तो डिस्प्ले के ऊपर प्रोटेक्शन किस टाइप की लगाई गई है इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। मोस्ट लाइकली शॉर्ट सेंसेशन ग्लास होगा, क्योंकि iQOO के फोन के अंदर कभी भी आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास देखने को नहीं मिला। ऊपर से बात की जाए तो फोन यहाँ पे Android 14 के साथ आता है और FunTouchOS 14 बेस्ड है। अब ब्लोटवेयर्स की बारे में बात करें तो जो हॉट टैप्स और हॉट गेम्स आते हैं वो तो इन्होंने यहाँ पे हटा दिए, लेकिन एक दो माइनर ब्लोटवेयर आपको देखने को मिलते हैं, जो उनकी खुद का ऐप स्टोर हो गया या लॉक स्क्रीन वॉलपेपर हो गया, कुछ ऐसी चीजें हैं। हालांकि उन चीजों को आप 2 मिनट के अंदर डिसेबल कर सकते हो। और एक बार अगर आपने उन चीजों को थोड़ा सा डिसेबल कर दिया तो हाँ, UI का एक्सपीरियंस बहुत क्लीन है। इसके साथ ही एंड्रॉइड वर्जन की अपडेट के बारे में बात करें तो 14 के साथ आ रहा है, लेकिन 15, 16, 17 तक का अपडेट है। और 4 इयर्स के सिक्योरिटी पैचेस का अपडेट दे रहे हैं, जो कि पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी सही चीज लगी। इसी के साथ ही यहाँ पर बात करना चाहूंगा 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा की। देखो, 50 MP का मेन कैमरा सोनी IMX920 सेंसर है। मेन कैमरा बहुत जबरदस्त फोटोग्राफ ले सकता है और 4K में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। इवन अगर आपको हाई क्वालिटी में वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है मेन कैमरा से तो वो चीज पॉसिबल है। लेकिन जो कमी मेरे को लगी वो लगती है 8 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस में। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस इतना ज्यादा मुझे सही लगा नहीं। मेरे को लगता है कि 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस को और इंप्रूव किया जा सकता था। और 16 MP का सेल्फी कैमरा भी बहुत मीडियोकर लगा। तो हाँ, ये कुछ ऐसी चीजें कि मेन कैमरा पे इनका थोड़ा सा ज्यादा फोकस है। इसी के साथ ही बात करें तो कुछ चीजें फोन के अंदर काफी सही है, जैसे अगर आप गेम वगैरह यहाँ पे खेलते हैं और अगर आपको गेमिंग के शौकीन है तो यहाँ पे BGMI COD में आप हाई FPS में गेमिंग कर सकते हैं। आज के समय में गेमिंग का वो क्रेज रहा नहीं गया जो एक टाइम पे हुआ करता था, लेकिन अगर आपको यहाँ पे गेमिंग करनी है तो ये फोन काफी सॉलिड चॉइस हो सकता है। इसके साथ ही बात करें जो फोन है मेरे पास वो आता है लेदर बैग के साथ। हालांकि लेदर बैग कहा गया है तो फोन 8.3 mm की थिकनेस के साथ और 190 ग्राम इसका वेट है। लेकिन आपको एक बात बता सकता हूँ कि हाथ में पकड़ने में फोन के अंदर वो प्रीमियमनेस नहीं आती, हल्का सा लगता है पीछे प्लास्टिक से, तो वो एक चीज लगी मेरे को। इसके साथ ही 2-3 बातें और मैंने यहाँ नोटिस करी कि 5G के सपोर्ट है। 5G के अंदर स्पीड्स भी अच्छी सपोर्ट करता है, लेकिन प्रॉब्लम में VoNR का सपोर्ट अभी भी यहाँ पर नहीं है। लेकिन ये एक चीज ऐसी जिसे अपडेट से लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके साथ ही स्टीरियो स्पीकर्स की क्वालिटी मुझे काफी पसंद आई यहाँ पे, तो वो एक काफी प्लस पॉइंट था। और बैटरी लाइफ के बारे में बात करें, ये फोन 200 ग्राम से कम का और बैटरी प्रोवाइड करता है 5160 mAh की।
और ये बैटरी आपका लगभग 1 दिन आराम से निकाल सकती है और हैवी गेमिंग के अंदर भी। और बैटरी के अंदर काफी अच्छा ऑप्टिमाइजेशन है। हालांकि जो चार्जिंग है वो यहाँ पे दे रखी है 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग। अब 120 वॉट का चार्जर भी बॉक्स में है, लेकिन आपको बोलना चाहूँ कि अगर ज्यादा टाइम तक 120 वॉट की चार्जिंग को यूज करेंगे इस फोन के साथ तो कहीं ना कहीं लॉन्ग रन के अंदर बैटरी के अंदर आपको डिग्रेडेशन देखने को मिलेगा और बैटरी लाइफ फिर से आपको इतनी अच्छी देखने को ना मिले। चार्जिंग की टेक्नोलॉजी अच्छी है, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म पे इसका बैटरी की हेल्थ पर एक असर यहाँ पे पड़ सकता है। इसी के साथ ही यहाँ पर बात करना चाहूंगा एग्जैक्टली फोन के अंदर क्या क्या अच्छी बात है और क्या खराब चीज है। देखो, अगर आपको प्योर परफॉर्मेंस चाहिए आप इस फोन के ऊपर जा सकते हैं। अगर आपको गेमिंग अच्छी करनी है इस फोन के ऊपर जा सकते हो। मेन कैमरा अच्छा है, 120 वॉट की चार्जिंग अच्छी। प्रॉब्लम मेरे को लगती है कि 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा वो मुझे काफी ज्यादा यहाँ पे सो लगा। लेकिन जब भी हम बात करते 40,000 रुपए के नीचे वाले सेगमेंट में, तो यहाँ पे अगर प्रायोरिटी अगर आपकी प्रोसेसर है तो डेफिनेटली आईको ऐसा यहाँ पे प्रोडक्ट डिलीवर कर रही है, सबसे कम कीमत में सबसे अच्छा प्रोसेसर डिलीवर कर रही है। और 40,000 रुपीज के अंडर अगर आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 मिल रहा है तो ये बहुत सही चीज है। अगर आप गेमिंग भी नहीं करते और अपने फोन को नॉर्मली यूज करना चाहते हो, लंबे समय तक यूज करना चाहते हो ना, ये चीज बहुत जबरदस्त लगेगी। और ये चीज जो है इसको काफी सारे जो दूसरे फोन मार्केट में आते हैं वहां से थोड़ा सा आगे ले जाती है। ऑल एंड ऑल बात करें तो काफी अच्छा कंपीटिंग डिवाइस यहाँ पे आईको ने यहाँ पे क्रिएट किया है। हालांकि देखा जाए तो प्राइस के हिसाब से तो काफी सॉलिड चीज यहाँ पे लग रहा है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो कुछ कमियां छूट गई। लेकिन अगर वो कमियों को अगर फिक्स कर देते तो शायद ये फोन और भी अच्छा होता। लेकिन मेरे को ये लगता है कि शायद यहाँ पे उसके बाद इस फोन की जो कीमत है वो शायद पहले से थोड़ी सी यहाँ पे ज्यादा हो जाती। तो खैर दोस्तों, ये सारी चीजें यहाँ पे मेरे को लगी। इसके साथ ही बैक पैनल के अंदर आपको जो एक चीज मेरे को लगी कि यहाँ पे रेड और व्हाइट डिजाइन मिलता है और एक ब्लैक कलर का मॉडल आता है, तो वो एक ऐसी चीज है कि इसके अगर और कलर ऑप्शंस भी अगर आते तो एक अच्छी बात लगती है। हालांकि आईको ने प्राइस पॉइंट बहुत सही रखते हुए अपने इस फोन को यहाँ पे डिलीवर किया है। बाकी आप लोग नीचे कमेंट बताएं कि आप लोग को यहाँ पे फोन कैसा लगा। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।